नमस्कार साथियों। स्टडी आईक्यू एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, नंबर सिस्टम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई पार्ट्स में ये आपका डिवाइड है और काफी लंबा भी चलेगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात एक तो ये है कि प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाने हैं आपको, किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको वैसे तो देखो इस चैप्टर में टाइम कंज्यूम होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, तो पीडीएफ के प्रिंट आउट्स ना भी निकलवाएं, सीधे क्वेश्चन लिखोगे उससे भी आपका काम चल जाएगा। और जो लैंग्वेज बेस बहुत ज्यादा आपको लगता है कि टाइम किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ के प्रिंट आउट्स निकलवा लें और सॉल्यूशन है आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। एक दिन फिक्स कर लो भाई, उसको रिवीजन ही करना है, क्योंकि अगर अभी से ये आदत डाल लोगे कि जैसे आपको हर संडे को रिवीजन ही करना है, मंडे को मान लो, संडे को मान लो, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन डिसाइड कर लो रिवीजन करने का। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस, जैसे 2 से 3 महीने आप पढ़ोगे तो आपका फ्लो मेंटेन रहेगा कि संडे टू संडे रिवाइज कर देंगे। फिर आपको टाइम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 1 से आधा दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर 2 दिन वीक में आपके रिवीजन के जाएंगे, 5 दिन आप सिलेबस पूरा करोगे। लेकिन इससे आपका एक्सट्रीम लेवल पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साथ ही आपका नॉलेज बूस्ट होगा। अदरवाइज आप सीधे यही टारगेट करोगे कि एक बार सिलेबस को खत्म करता हूं, तो वो सिलेबस खत्म ही होगा। उसके आउटकम इतने बेहतरीन नहीं होंगे जितने बेहतरीन आप रिवीजन से निकाल सकते हैं। सुबह उठते ही एक डायरी मेंटेन करें, प्लानिंग नहीं करोगे तो उसके आउटकम निकलेंगे भी नहीं वैसे ही। वरना क्या होगा, 2 दिन तो आप 10-10 घंटे पढ़ लोगे, फिर पता चला 3 दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो कोई बात नहीं, 5-6 घंटे का रूटीन मेंटेन कर दो, लेकिन प्लान करो। सुबह उठते ही एक प्लान करा कि आज आपके पास लगभग इतना टाइम है और आप ये चैप्टर या फिर ये पर्टिकुलर पार्ट कवर करेंगे। ग्रुप अगर हो सकते हैं आपके पास, आप ही की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, बहुत बेहतर होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है, इनके साथ भी स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन किया करें, इधर उधर के नहीं, स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन किया करें। लगभग आपका सिलेबस जब 80% हो जाए तो उसके पास आप बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में कुछ एक टाइप के लैंग्वेज डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, तो उसके बाद ये नहीं है कि अगले दिन उसको बंद किया, अगले दिन दूसरा, नहीं, उसको कंप्लीट एनालाइज करना है। एनालाइज मॉक टेस्ट को नहीं करोगे तो कोई आउटकम नहीं निकलेगा। सिलेबस आपका हुआ नहीं है, उससे पहले ही सोच लोगे कि पैरेलल में मॉक टेस्ट लगा लूं, उसका कोई आउटकम है नहीं, आप खुद नर्वस हो जाओगे। तो एटलीस्ट 80% हो जाए सिलेबस तो ये काम करे। और बेहतर ये रहेगा कि कंप्लीट एक बार सिलेबस ही पूरा कर दो, फिर डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट लगाना है। 1 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे एनालाइज करना है। या फिर जैसे सीजीएल मेंस में 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2 घंटे 2 या 1.5 घंटे उसको एनालाइज करोगे। बचे हुए टाइम के अंदर अपना जो पूरा पार्ट है, सिलेबस आप पूरा कर चुके होंगे, तो डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। ये रणनीति होती है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर विद इन 1 ईयर आपके हाथ में आपकी ड्रीम जॉब होगी। अगर आप एकदम जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप 1 साल के अंदर अंदर आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये चीजें करेंगे। साथ ही यूट्यूब के जो सेशंस होते हैं उनको भी देखा करें, जो आपकी एग्जाम के रिलेवेंट होते हैं। तो इनकी एटलीस्ट मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, तो उनको भी अटेम्प्ट किया करें। और यहाँ पर सेशन अब ये लाइव होते हैं, तो कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ पर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, और एक जरूरी बात और, कि इन सेशंस को शेयर किया करें। एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप इन सेशंस को शेयर करेंगे, रिस्पॉन्स बढ़ेगा, तो मैं इसी के अंदर प्रैक्टिस बैच आपके लिए ऐड कर दूंगा। प्रैक्टिस बैच अलग से नहीं लाया जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट की डिमांड होती है कि प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च कर दो और उसका कुछ अलग से चार्ज ले लो, जो भी बनता आपका कन्वीनियंट। नहीं, बैच अगर ऐड होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगा। आपने जो बाय कर रखा है इसी में ऐड होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। कैसे ऐड होगा, आप सेशंस को शेयर किया करें, अपने रिव्यूज दिया करें। जो भी स्टूडेंट आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं पूछते तो होंगे ही भाई, और जायज सी बात है, आपने मेहनत की होगी और आपके आउटकम अच्छे उनको दिख रहे होंगे, तो जायज सी बात है सजेशन तो आपसे लेते ही होंगे। तो एटलीस्ट सजेस्ट जरूर किया करें। ठीक है भाई, चलिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात ही कर लेते हैं जो अपने नंबर्स हैं उनके बारे में, कि नंबर्स आपके क्या है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी नेचुरल नंबर। कौन से भाई, जैसे किसी घर पर गए, किसी के घर पर आप गए, छोटा बच्चा आपने देखा कि स्कूल जाना स्टार्ट किया ही है, उससे क्या कहोगे, गिनती सुनाओ, काउंटिंग सुना दो।
तो कहाँ से स्टार्ट करेगा वो बच्चा? 1 2 3 4 5। किसी को भी कह लो आप धरती के ऊपर कि काउंटिंग या नंबर काउंटिंग या गिनती सुनाओगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4। तो हर आदमी नेचुरली यहीं से स्टार्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट की तरफ मूव हो जाते हैं। इनफाइनाइट अपने आप में कोई नंबर नहीं है, ये रेंज बताता है बहुत आगे तक, काफी ज्यादा आगे। किसके लिए इनफाइनाइट क्या हो सकता है? फर्स्ट क्लास के जो पहली क्लास में बच्चा है, उसको मान लो काउंटिंग ही नहीं आती है, उसको गिने चुने 8-10 नंबर ही आते हैं लिखने शुरुआत के, उसके लिए 100 भी इनफाइनाइट है। सेकंड थर्ड का कोई स्टूडेंट है, उसको ये तो पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखते हैं, थाउजेंड्स तक भी डील कर देता है, लाखों के अंदर लिख दोगे वो नंबर उसके लिए अजीब है। ऐसे ही कोई बच्चा मान लो फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर है, उसकी रेंज थोड़ी बढ़ गई है, उसके लिए बिलियंस के अंदर आप लिखोगे नंबर्स, तो उसके लिए इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट क्या है? बहुत आगे तक। इंसान के कंपेरिजन में कंप्यूटर की रेंज कई गुना आगे तक है। तो इनफाइनाइट अपने आप में कोई नंबर नहीं है, बस बहुत आगे तक की रेंज को हम कह देते हैं इनफाइनाइट है। होल नंबर क्या होंगे भाई? जीवन का काम इनसे नहीं चलेगा, तो एक इन्वॉल्वमेंट किया गया जीरो का, कि जीरो को और साथ में शामिल कर दोगे तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे होल नंबर। तो आपने यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या किया है? आपने यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो जीरो के साथ में नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया और ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। आगे बढ़ोगी इंटीजर या फिर पूर्णांक, जनरली जेड से इसका रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर क्या होंगे? जैसे जीरो से लेकर के हमने आगे की रेंज देख ली, 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन नेगेटिव में भी तो नंबर होते हैं, तो नेगेटिव में बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट तक। ये जो सारे के सारे नंबर है ये आपके क्या है? इंटीजर है। नया काम क्या किया आपने? आपके पास जो होल नंबर थे उनमें आपने नेगेटिव डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया है, होल नंबर्स को। ठीक है भाई, तो ये रिजल्ट आ गया। एक शब्द और आता है यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, जीरो है आपके पास, 1 2 3 इससे लेकर इनफाइनाइट तक, और यहां पर -1 -2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं? ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हैं? और जीरो क्या है? तो ध्यान रखना ये जो आपके पास नंबर है ये आपके हैं कैसे? पॉजिटिव नंबर। ठीक, ये वाले नंबर आपके कैसे हैं? नेगेटिव नंबर। और ये सॉरी, जीरो को हटाओ यहां से। और ये जो नंबर है आपके पास जीरो, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या है? न्यूट्रल। ये आपका न्यूट्रल है। ठीक, जैसे इसको समझें। एक बात बताओ, अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। अगर हम लोग कहते हैं कि भाई जीरो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करोगे रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से करोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ये बेसिक बातें आपको पता है। अगर आप कहते हो कि जीरो आपका एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जीरो को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो मैं यहां -2 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट तो जीरो आता है। तो नेगेटिव को अगर आपने पॉजिटिव से किया तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन आप तो कह रहे थे जीरो पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव को पॉजिटिव से करते तो नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव कैसे आया? तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। ऐसे ही आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी, आप मल्टीप्लाई, चलो एक एग्जांपल से वैसे हो जाएगा काम, बात समझ में आ गई होगी कि जीरो को अगर हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब जीरो जो है असल में देखा जाए वो आपका क्या है? न्यूट्रल। और भी एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताए हैं, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो ले लो, उसके साथ भी चीजों को रिलेट करवा के डील कर सकते हो, तो आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात यहां से क्लियर हो गई होगी। और एक शब्द स्पेशली सीडीएस जैसी जो एग्जाम्स है उनमें काम में लेता है, वो क्या करता है? इन नंबर्स को, जैसे जीरो से लेकर उसे जीरो भी काम में लेना है और पॉजिटिव भी काम में लेना है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए एक शब्द काम में ले लेता है। क्या?
ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर नेगेटिव नहीं है। इसमें दो कैटेगरी है, पॉजिटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो इन नंबर्स का अपने आप में एक नाम हो जाता है नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। कई बार एग्जामिनर की नीड होती है कि भाई मुझे 1 2 3 वगैरह को तो काम में नहीं लेना, मुझे क्वेश्चन में कंडीशन देनी है, उसमें नेगेटिव को भी काम में लेना है और जीरो को भी काम में लेना है। लेकिन इस पूरे को एक साथ कैसे बोलेगा, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। या ऐसा भी नहीं कहेगा कि नेगेटिव नंबर्स भी लेने हैं आपको और जीरो भी लेना है। वो ऑल ओवर इन सबको एक साथ बोलेगा, इन सबको एक साथ बोलेगा। उधर आपके पॉजिटिव रह गए तो इधर जो नंबर है वो आपके नॉन पॉजिटिव है, अधनात्मक संख्या है। वो क्या है, अऋणात्मक संख्या। तो तीन कैटेगरी हमारे पास, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और न्यूट्रल। न्यूट्रल के नाम पर जीरो। न्यूट्रल को और पॉजिटिव नंबर को तीन कैटेगरी है, तो ये नेगेटिव वाली रहेगी, तो ये पूरी की पूरी रेंज जो है आपकी नॉन नेगेटिव। अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये नंबर आपके पॉजिटिव रह गए। इसके अलावा जो बचे नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है, तो इनको नॉन पॉजिटिव नंबर कह दिया जाता है। चलो भाई, एक काम अपना यहां से ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, P और Q क्या है। एक तो Q जीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो का डिवीजन कर दोगे, जैसे 5 अपॉन जीरो, तो वो नोट डिफाइन है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट क्या है। जनरली हम लोग उसको इनफाइनाइट लिख देते हैं, लेकिन मोर कन्वीनियंट जो तरीका है, टेक्निकली आप समझोगे कि 5 में जीरो का डिवीजन करोगे तो ये नोट डिफाइंड आता है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम लोग जनरली 5 अपॉन जीरो को इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जो भी आपने ध्यान कर रखा है वो ठीक है, इन एग्जाम्स में इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर तो जीरो लिखना ही नहीं हमें। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, P और Q को कहां से उठाओगे आप। P और Q जो है आपकी, वो बिलोंग्स टू, ये जो एप्सिलॉन का साइन होता है, इसको जनरली बिलोंग्स टू, कि यहां से ये बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं, ये आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं। P की वैल्यू Q की वैल्यू कहां से लोगे, इंटीजर से। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं कुछ एक यहां पर आपके सामने, जो आपके रेशनल नंबर है। जैसे क्या होगा भाई, 3 में 5 का डिवीजन, 3 और 5 इंटीजर है, -4/5, 7 अपॉन में -8, या फिर मैं लिखूं 2। तो 2 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है 2। क्यों, क्योंकि 2 अपॉन 1 भी तो लिख सकते हो, तो P अपॉन Q का फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही आपके वो नंबर जो पॉइंट्स में, जैसे 0.3, तो एक्चुअल में देखा जाए ये कौन सा नंबर है आपका, 3/10। ऐसे ही मैं लिख दूं 0.21, तो ये क्या है आपका 21 अपॉन में 100। तो एक कैटेगरी तो आपकी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई। इसके अलावा भी और नंबर होते हैं आपके, कौन से, जो बार के पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे, कि जो आपका 0.333 इनफाइनाइट तक जाता है, जिसे 0.3 का बार लिखते हैं, या इसी को लिखा जाएगा तो ये 1/3 लिखा जाता है। तो कहने का मतलब जो आपके बार के अंदर जितने भी नंबर पॉसिबल हैं, जैसे 17 17 17 17, ये एक सीक्वेंस चलेगा, इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 17 अपॉन में 99। इसमें कई सारी और संभावनाएं निकलती हैं, तो ये अपना जो चैप्टर है बार वाला, उसमें हम इस पर नंबर सिस्टम में ही चर्चा कर लेंगे। तो ये नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। एक कंफ्यूजन अमूमन बच्चों की ये भी रहता है, 22/7 क्या है। रेशनल नंबर है, इसमें तो कोई विचार करने वाली नीड ही नहीं है कि ऊपर नंबर आपका इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये रेशनल है। इनके अलावा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके इरेशनल होते हैं। कौन से, जो अंडर रूट की वैल्यू जो पूरी नहीं सोल्व हो पाती, जैसे अंडर रूट 3 कंप्लीटली सोल्व नहीं होगा, अंडर रूट 3 भी पूरा नहीं होगा। क्या अंडर रूट 4 है, नहीं, अंडर रूट 4 को सोल्व करने पर तो 2 बन जाएगा, उसे हम लोग 2/1 लिख देंगे, तो वो काय का इरेशनल नंबर हुआ, वो तो रेशनल हो गया। तो रूट की वो वैल्यू, या फिर क्या होता है, रूट की वैल्यू सोल्व ना हो, इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन दे दे, जैसे 2 + √3। अब जैसे मेरे पास नंबर है 5 + 7, अब ये तो अपने आप में 12 बन जाएगा, और इसको आप 12/1 लिख दोगे, लेकिन इसको क्या लिखोगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर। ऐसे मत कहना कि ये वाला पार्ट इसका रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये नंबर आधा रेशनल आधा इरेशनल, नहीं।
आप इंटीजर का सहारा लेकर के p अपॉन क्यू का फॉर्मेट इस नंबर का बना ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे √5/3 एटसेट्रा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, पाई जो है आपका, पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये वाली। ये जो पाई की वैल्यू है, ये अगर हम लोग 22/7 पाई के लगभग बराबर होता है, इक्वल नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। जैसे पाई की वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर दे रखी है आपको, ये एक पैटर्न होता है, ठीक। इसको सोल्व करेंगे 22/7, 3 बार डिवीजन, पॉइंट लग गया, 10 में डिवीजन, एक बार 3, फिर 4 बार डिवीजन 28, फिर 2 बार डिवीजन। तो यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो 3.141 और 3.141, 3.142। तो कुछ पार्ट मैच होने की वजह से लगभग बराबर मान लेते हैं हम लोग, इक्वल नहीं होता है कभी भी। जैसे √2 की वैल्यू है, √2 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका पैटर्न कभी खत्म नहीं होता है। कैसे? √2 को जब आप सोल्व करोगे, अंडर रूट निकाल के यहाँ 1 1 1 लिया जाता है, यहाँ 1 1, ये 2 आ जाएगा, फिर आगे पॉइंट लगा करके 2 0 उतार लोगे, फिर यहाँ पर आप रखोगे 4, तो ये 4 24 4 96, 4 बार डिवीजन आ गया, ये 4 बचेगा, ये आपका 28 हो जाएगा, फिर आप 402 0 उतारोगे, डिवीजन एक बार चला जाएगा, ये आगे ऐसे चलता है। हालांकि आगे चल के मैं सिखा भी दूंगा, अभी तनाव नहीं लेना है कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो आपका पाई है वो इरेशनल नंबर है, और ये जो वैल्यू है आपकी कौन सी 22/7, ये दिख भी रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ये आपके जितने भी नंबर्स हुए हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं ये अपनी डेली लाइफ में काम में आते हैं, ये आपके रियल नंबर है। और कुछ नंबर रियल है और कुछ नंबर इमेजिनरी है। इमेजिनरी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पूरे के पूरे आपके हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है भाई, लिखा जा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं, देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या होगा। इरेशनल नंबर में पॉइंट के बाद आपको सीरीज नहीं मिलती है, कहीं भी कोई सीक्वेंस नहीं दिखेगा, जबकि ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपके रेशनल होते हैं। हालांकि जो भी बार का पैटर्न आपका फॉलो करते हैं, आगे बार भी पढ़ेंगे, जैसे 0.2121221, तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 21/99। ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई नंबर हो जाए इस टाइप का 317 317 317, यही सीरीज इनफाइनाइट तक, तो ये आप 317/999, तो ये सारे के सारे क्या है आपके रेशनल नंबर है। लेकिन कई बार क्या होता है, सीरीज ऐसे दे देता है एग्जामिनर, 1 दे दिया, फिर 1 2 दे दिया, फिर 1 2 3 दे दिया, फिर 1 2 3 4 दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 दे दिया। ये जो नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है, हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या सीरीज है। सीरीज तो पकड़ में आ गई कि 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, लेकिन किसमें किसका डिवीजन करते हैं तब बनेगा, नहीं बता सकते। ऐसे ही इस टाइप की सीरीज 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम आपके पास 0, फिर 1 और आगे चलता जाएगा, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। जबकि ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इनमें एग्जैक्ट आपको पैटर्न दिखता है 317 317 317, 21 21 21 21। कहने का मतलब पैटर्न अगर एक डिजिट में चल रहा है तो पूरे में एक डिजिट का होगा, दो दो डिजिट के अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो दो दो डिजिट, तीन तीन डिजिट है तो थ्री थ्री डिजिट आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ में डिजिट्स बढ़ती जा रही है, सीक्वेंस तो पकड़ में आ गया कि हो क्या रहा है, लेकिन वो कोई सीक्वेंस है नहीं। 1 है, फिर 1 2 2 डिजिट, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। कुछ एग्जाम में जो स्टेट लेवल पर होती है इन्हीं पर बेस सीधे सीधे सवाल पूछे भी गए हैं, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास कुछ नंबर आते हैं जैसे इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता होंगे, इवन नंबर या फिर सम संख्याएं कौन सी होती है भाई, ये आपकी 2 4 6 8, ठीक है, ये आपकी सम संख्याएं होती है। जीरो क्या होगा, जीरो भी इवन ही होगा भाई, क्योंकि दो के गैप से होते हैं। किसी भी इवन नंबर में दो ऐड कर दोगे इवन आएगा, दो लेस कर दोगे इवन आएगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपकी होती है, तो ये इवन नंबर है। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर या विषम संख्याएं जो 1 3
5, 7 जिनमें 2 का डिवीजन नहीं जाता। क्या नेगेटिव डायरेक्शन में होती है? बिल्कुल। किसी भी ओड नंबर में 2 ऐड करोगे तो अगला ओड नंबर मिलेगा, 2 लेस करोगे तो पिछला ओड नंबर मिलेगा। 2 लेस करोगे -1 आपका ओड नंबर है, -3 भी ओड नंबर है, ये होगा। ठीक है भाई। अब कुछ एक बात और देख लेते हैं। देखो, जब आप एक पॉजिटिव नंबर को आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आता है। अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक नेगेटिव नंबर से, वो छोटी छोटी बातें हैं, तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। और जब आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब इसमें रटने का प्रयास मत करना, सबको ही पता है भाई, प्लस को प्लस से करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाते हैं। वो बस मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो और इसमें बात और बताना, अगर आप एक इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, ओड नंबर को ओड से करोगे कैसा आएगा, इवन को आप ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा। ठीक, एक कैटेगरी है। तो देखो, इन चीजों का समाधान सिंपल सा होता है, अपने एग्जाम दिमाग में कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखें। कैसे? इवन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 4 से करूं 8 आएगा या 4 आएगा, तो वो नंबर कैसा है? इवन। ओड नंबर 3 को 5 से करोगे 15 ओड ही आएगा। इवन को ओड से करोगे, इवन नंबर 4 ले लो, ओड नंबर 5 ले लो, 20 आ गया, तो कैसा नंबर हो गया आपका? इवन हो गया। तो इनमें क्या है, थोड़ा कॉमन सेंस आपको रखना है, इनको रटना मत, ये रटोगे तो लंबे टाइम तक ध्यान भी नहीं रहेगी, एग्जाम्पल से कहीं नीड पड़ेगी, छोटी छोटी बातें हैं तो इसका सीधे सीधे यूज कर ले जाओगे। अब बताना भाई, इवन नंबर में अगर आप इवन ऐड करोगे तो क्या आएगा, ओड नंबर में अगर आप ओड नंबर लेस करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर में अगर आप ओड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। नॉर्मल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। 4 + 2 6, इवन में इवन जोड़ा इवन आया। 5 + 3 8, 5 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 8। ओड में ओड जोड़ते हो तो इवन आता है, लिख दिया। अगर इवन में ओड जोड़ोगे, इवन आपने 4 ले लिया, ओड 3 ले लिया 7, तो ये कैसा नंबर बन गया आपके पास? ओड बन गया। क्योंकि ये मैं इसलिए करवा रहा हूं, रीजन क्या है, इस बैच में सीडीएस के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस मामले में सीडीएस कलाकारी से भरे हुए सवाल पूछ लेता है, बच्चे को नहीं पता है तो फिर समस्या पैदा होती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी, इनको बिना देखे आप लिख सकते हो, और इनसे रिलेटेड भविष्य में कोई भी आपसे रिजल्ट पूछे तो आप बना सकते हो। ठीक। अब एक रिजल्ट, एक छोटी सी बात और समझना, आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, और एक आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। कंपोजिट तो वही हो गए जिनमें 2 का डिवीजन लग गया। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें खुद का डिवीजन लगता है और 1 का लगता है, या फिर जिसके ओनली 2, जिसके ओनली टू यूनिक फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, दोनों यूनिक हो। इस जो इसकी जो डेफिनेशन है, इसके ऊपर कौन खरा नहीं उतरता है? 1। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं। ठीक है भाई, प्राइम नंबर नहीं है आपका 1 इस रेंज से आपका हट चुका है। ठीक। अगर मैं बात करूं 2 है बिल्कुल, 2 क्या, 1 का डिवीजन जा रहा है और 2 का जा रहा है, दोनों यूनिक फैक्टर है, तो 2 आपका प्राइम है। 3 भी प्राइम है क्योंकि इसमें 1 का डिवीजन और 3 का जा रहा है। इसके बाद 4 नहीं है। 4 कैसा नंबर हो गया फिर आपका? 4 आपका कंपोजिट हो गया। कंपोजिट मतलब जिसमें डिवीजन जा सकता है, जिसके अंदर मतलब खुद के और 2 के, सॉरी, खुद के और 1 के अलावा भी जिसमें डिवीजन जाता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर लिखोगे उसमें 1 का डिवीजन जाना ही है, कोई भी नंबर लिखोगे उसके अंदर वो जो नंबर खुद है उसका डिवीजन जाना ही है। इसके अलावा भी जिसमें नंबर डिवीजन जा जाता है तो वो आपके क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है। भाज्य संख्याएं, इन पर वैसे तो कोई खास सवाल नहीं बनते, बस प्राइम नंबर के ऊपर बनते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपके सामने होमवर्क रखता हूं और एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो 6 की टेबल के आसपास घूमते रहते हैं। कैसे? देखना,
6 की टेबल लिखी है आपने, 6, 12, 18, 24, 30, 36, फिर 42, 48, फिर आपके पास 54, 60, 66, ये लिखे। अब शुरुआत वाले तो आप खुद से लिख लो, जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 6 की टेबल के या तो जस्ट पहले होंगे या जस्ट बाद में होंगे। कई बार एलिमिनेशन में ये चीजें हमें काफी हेल्प कर देती हैं। साथ ही एक होमवर्क आपको मैं ये दे रहा हूं कि आप मुझे काउंट करके बताओगे 1 से लेकर 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, फिर 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से 100 तक भी लिख लेना, 1 से 200 तक भी लिख लेना, 1 से 500 तक कितने हैं, 1 से 1000 तक कितने हैं, क्योंकि ये सवाल भाई अलग अलग एग्जाम्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गए। 1 से 100 तक तो खैर निकालना सिखा दूंगा मैं, बाकी क्या कैसे करोगे, गूगल देवता जिंदाबाद है, उस पर देखोगे और इन नंबर को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लोगे कि अच्छा ये वाले नंबर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पर, इससे जस्ट पहले 5 क्या प्राइम है, बिल्कुल है। इसके बाद 7 भी प्राइम है। 12 से पहले 11 प्राइम है, 13 इसके बाद प्राइम है। 18 से पहले 17 भी प्राइम है, 18 के बाद 19 भी प्राइम है। 24 से पहले 23 प्राइम है, 25 प्राइम नहीं है, हटा दिया। 29 प्राइम नंबर है, 31 इसके बाद प्राइम नंबर है। 35 नहीं है क्योंकि उसमें 7 और 5 का डिवीजन जा रहा है, लेकिन 37 है। 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है। 49 नहीं है क्योंकि उसमें डिवीजन 7 का जा रहा है। 53 प्राइम है, 55 प्राइम नहीं है क्योंकि उसमें 11 और 5 का भी जा रहा है। 59 आपका प्राइम है, 61 भी आपका प्राइम है। 65 प्राइम नहीं है, 67 आपका प्राइम नंबर है। तो ये आपका एक तरीका होता है कि बाय चांस मान लो एग्जाम में स्किप हो गई बात, तो मेरा एक अनुमान है कि 50 तक तो बहुत इजी मैनर में काउंट कर लोगे। 50 तक काउंट करें कितने प्राइम नंबर हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, 1 से 100 तक 25 है। ठीक है, चलो मैंने आपका काम आसान कर दिया, लेकिन एक बार गूगल करके क्रॉस चेक भी कर लेना, एक बार लिख भी लेना, और छोटी छोटी ध्यान भी बात रखना। कौन सा भाई, यहां से कुछ स्टेटमेंट और बनेंगे कि 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है। तो टेबल का सहारा ले लोगे, 90 टेबल आप बोलोगे तो 90 तक में डिवीजन 6 का, फिर 96 में जाएगा। 96 के जस्ट बाद कौन सा है, 97। 97 में बाकी किसी का जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या आ गया, 97। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछ ले तो 96 के बाद जस्ट बड़ा नंबर 102। तो 101 और 103 में आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो ऐसे ही लिखना है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट, 3 डिजिट का जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो, और 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो आपको ध्यान रखना है। यही बात 4 डिजिट के अंदर भी आप ट्राई करोगे। 4 डिजिट का छोटे से छोटा प्राइम नंबर, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा प्राइम नंबर। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, ये सीधे सीधे फैक्चुअल है चीजें। गूगल करोगे तो कुछ मेहनत करोगे इधर उधर, वरना मैं लिखवा दूंगा, माइंड से स्किप होगी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये बातें मिल जाएंगी और दिमाग में पक्की हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर के नाम पर। तो इस पर भी बेस सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इन पर चर्चा करनी है हमें। आगे देखो, एक हमने जो रेशनल नंबर पढ़े थे, तो मेरे ख्याल से ये बात जो है 6ठी क्लास या 7वीं क्लास में पहले ही चैप्टर में है कि द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5 में आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर चेक करना है कि कौन सा होगा। तो कैसे करें, एक तो तरीका देखो ये है, एक तरीका मान लो आज तक आपने नहीं पढ़ा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मामला ऐसा सा है। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, आपको पता है 1/2 की वैल्यू 0.50 होती है और 3/5 की वैल्यू 0.6 या 0.60 होती है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 0.50 से तो बड़ा होगा और 0.60 से आपका छोटा होगा। ये कॉमन सेंस वाली लैंग्वेज है।
इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बात नहीं बताई, मैं सीधे सीधे पहले इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि अगर नहीं पता है तो क्या करोगे। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, उनकी हेल्प ले लो। यहां से जब आप सोल्व करोगे इस पहले वाले स्टेटमेंट को, तो पहले वाला 2/5, तो ये 0.40, ये तो नहीं होगा। अगले वाले में 4/7, तो 7 5 35, 5 बार चला गया, फिर 5 बचा 57, ये आपका आंसर हो गया, लगा दिया। अगले चेक कर लो, 2/3 क्या होता है 0.66, 1/3 क्या होता है 0.33, ये आपके हट गए। ठीक, अब काम की बात सुनो, जो छठी सातवीं क्लास में, छठी में ही होगा वैसे, आपसे जब भी कहे कि a/b एक नंबर है और x/y एक नंबर है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर आपको सेट करना है, कौन सा होगा? एक आपके पास a/b नंबर है, एक x/y नंबर है, इनके बीच का नंबर कौन सा होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दो, तो यही आपका आंसर निकल के आता है। कई बार एग्जामिनर चालाकी कर देता है, चालाकी हालांकि वैसे नहीं करेगा कि बहुत लंबी रेंज खींच देगा। जैसे इस सवाल को हम लोग करते कि 1/3 है और इसके और 3/5 के बीच में एक नंबर हमें काउंट करना है, रेशनल नंबर क्या होगा? तो इन दोनों का आपने सम किया तो वो 4 आ गया। ठीक, यही था ना, 1/2, सॉरी 1/2 आपके पास यहाँ पर 1/2 एंड 3/5। तो यहां से आपने जब इसको सोल्व किया तो ये क्या आ जाएगा 4/7। ठीक, मान लो यहां पर एग्जामिनर आपको 4/7 नहीं देता आंसर, कुछ आंसर मैं बनाता हूं, इन सबको हटा देता हूं। मान लो एग्जामिनर आपको कुछ इस टाइप से देता 4 मान लेते हैं 4/7, तो अपना आंसर ही था ना ये वाला, तो 4 मैंने ले लिया, एक तो मैंने नंबर ले लिया मेरा 1/2। ठीक है, एक नंबर मैंने ले लिया 7/12। ठीक है भाई, एक नंबर मैंने ले लिया एक नंबर और क्या लें इधर से, चलो यहीं से ही बात को समझ लो, पकड़ में आ जाएगा। एक तरीका तो ये है चेक करने का आपका कि क्या कर दोगे, 1/2.50 हो रहा है, आंसर नहीं। 7/12 करोगे, 70 में डिवीजन करोगे, 12 5 60, 12 गुणा 6 आपका 72, 5 बार चला गया, फिर आपका 8 बार चला गया, 0.58 आएगा, ये आंसर हो गया। ये कैसे निकला, इस बात को समझना। ये ऐसे निकलता है, इस नेचर पर भी सवाल पूछे गए कि भाई आपको सीधे सीधे तो नंबर नहीं दिया उसने 4/7, तो उसने कोई ना कोई कलाकारी की होगी। क्या कलाकारी की होगी भाई? आपसे कह दे कि 2/3 सॉरी आपको कह दे कि 1/2 है और जो 3/5 इसके बीच में एक रेशनल नंबर आपको बताना है। तो एक तो आपको दिख रहा था कि सीधे सीधे 4/7 बन जाएगा, इनके मिड में आ जाएगा, लेकिन 4/7 ऑप्शन से हटा दे वो और दूसरा ऑप्शन दे दे। दूसरा ऑप्शन कैसे बनाएगा? देखो, ये इसके और इसके बीच में ये नंबर है, हम ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी एक नंबर निकाल सकते हैं, 4 और 1 5, 7 और 2 5/9। फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच से भी हम लोग एक नंबर निकाल सकते हैं, 4 3 7 5 12। तो इनमें से कोई ऑप्शन डाल देगा। सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि 1/2 और 3/5 के बीच एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ऐसे होगा तो उसमें वो सीधे सीधे ही ऑप्शन एक तो डाल देगा 5/9, एक डाल देगा 4/7, एक डाल देगा 7/12 और एक कुछ और भी डाल देगा, मान लो 2/3। तो एक तरीका तो ये है चेक करने का। अब जाहिर सी बात है, आपको 3 नंबर निकालने, कितने भी निकाल लो, इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो, अप्रोच वही है। कोई कहे कि इनके बीच में क्या होगा तो आप कहोगे 5 और 1 6, 9 2 11। कोई कहे इनके बीच क्या होगा तो आप कहोगे 9 और 7 16। इनके बीच क्या है 11/19। इनके बीच में क्या है 10/17। इनके बीच में 15 में इसको ऐड कर दोगे, 20 और 7 27। फिर इससे काटोगे तो ये 5/9 आ जाएगा, जो कि बीच का नंबर है, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो यही आपका फंसा होना चाहिए था। तो इससे कितने भी नंबर आप निकाल सकते हैं। तो एक नेचर ये हो सकता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा इनके बीच में है, ये सवाल बनेगा, कौन सा इनके बीच में नहीं है, ये सवाल भी बन सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। और वो बात भूल भी गए, मान लो, वैसे तो नहीं भूलोगे आज के बाद इस बात को, बाई चांस उसको भूल भी गए तो कम से कम आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए एक तरीका तो डेवलप हो ही गया है कि ऐसे भी इन क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है।
चलिए अब फिर से चर्चा करते हैं। नेचुरल नंबर है, इनके लिए कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखने। अगर आपके पास लगातार n नेचुरल नंबर है, लेकिन ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, एक से लेकर 1 2 3 4 n तक, तो इनका सम लिखा जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये जो सीरीज है ये आपकी कैसी है, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। एपीजीपी एचपी भी हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर का पैटर्न है, ये कैसी सीरीज है, क्या ये जीपी है या एचपी है या एपी है, ये ना एपी है ना जीपी है ना एचपी है। क्यों, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आपकी 4, ये वाली वैल्यू आपकी 9, उस वाली वैल्यू आपकी 16। एडिशन 3 का हुआ, 5 का हुआ, लॉजिक ही नहीं बना। एपी में तो फिक्स होता है एडिशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहां से यहां गए, 4 से गुणा किया, लेकिन आगे 4 से नहीं हुआ है, उससे आगे भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये एक स्क्वायर की सीरीज है, बस इसका अपना एक नाम है, स्क्वायर की सीरीज। और नेचुरल नंबर में ध्यान क्या रखना, इंपॉर्टेंट बात, ये 1 से स्टार्ट होती है, तभी फॉर्मूला काम करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं मैं, इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका क्यूब वाला, इसको लिखा जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, और इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। कहने का मतलब वो वाली जो बात थी पहले वाली, उसका ही आप सीधे सीधे यहाँ पर स्क्वायर कर देते तो आपका रिजल्ट आ जाता। जैसे 3 टर्म तक अगर हम लोग इसका 4 टर्म तक सम निकालें, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आ रहा है, और वैसे करोगे 4 गुणा में 5/2 10 आ गया। इन 3 टर्म का सीधे सीधे स्क्वायर कर का सम निकालो, 9 4 13 और 1 14, फॉर्मूले में रखोगे 3 तक है, तो 3 गुणा में 4, 6 गुणा 2 6 और 1 7, अपोन में आपके पास 6, ये इससे कट गया, 2 बार 14 आ गया। अगर 1 से लेकर 3 तक के क्यूब को लिखें तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 8 और ये 1 9, 36 आएगा। फॉर्मूले में 3 रखोगे तो 3 गुणा में 4 अपोन में 2, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो बेटर क्या है, आपको रिवर्स अप्रोच नहीं ध्यान रखनी, रिवर्स अप्रोच बनेगी भी नहीं लंबी सीरीज पर, डायरेक्ट आपको यहां से फॉर्मूले ध्यान रखने। ठीक है भाई, आगे आपके डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं। फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं, फ्रैक्शन आपका वही P अपॉन Q का फॉर्मेट होता है, उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जाम P और Q वैसे ही बिलोंग करेंगे इंटीजर फॉर्म से, तो फ्रैक्शन आपके डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल लेते हैं 3/4, 5/6, 8/7, इस टाइप से। फ्रैक्शन की अलग अलग कैटेगरी और है, जैसे 6th या 7th क्लास का मुझे ध्यान आ रहा है, 7th में होगा शायद, फ्रैक्शन है, उसमें कई सारे शब्द, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ये भिन्न, कंप्लीट फ्रैक्शन, इस टाइप का फ्रैक्शन, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। हालांकि उसकी हमें नीड है नहीं, क्योंकि हमारी एग्जाम में वो पूछता नहीं है वैसे सवाल। नीड हुई तो पहला काम यही है कि भाई टारगेट सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपके सामने चीजों को एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। तो डेसिमल या फिर आपके जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये वाले हैं 3/4, 5/6, 7/8/7 एटसेट्रा, ये आपके फ्रैक्शन होते हैं। इसी को जब आप कन्वर्ट कर देते हो तो ये दूसरी फॉर्म आपकी बन जाती है 0.75। तो इसमें ये जो पॉइंट लगा है ये आपका दशमलव होता है, इसी को डेसिमल कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे अपने, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो उन सारी की सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर। आज बस हमें देखना था इंट्रो अपने नंबर्स का, कि नंबर्स हैं किस किस टाइप के, उनको लिखा करो। क्योंकि मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को जब क्लासरूम में पूछ लेता हूँ रैंडम कि भाई ये बताओ, इंटीजर बताओ, रेशनल बताओ, मतलब ऐसा है पढ़ाने के बावजूद भी स्टूडेंट ध्यान नहीं रखता। क्यों, वो उसकी मोटी बुद्धि यहाँ काम करती है। होते हैं ऐसे वीर योद्धा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ एक कलाकार होते हैं। अब ये वाले जो सवाल हैं, अब उनमें कंडीशन का ही उसको नहीं पता होगा कि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर लोगे तो कौन से को काम में लोगे, होल नंबर की कंडीशन दे दी तो कौन से को काम में ले लोगे। अब ये समस्या पैदा कर देती हैं चीजें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाऊं यहाँ पर कि कैसे चीजें पेचीदा हो जाती हैं, कई बार नंबर्स के बारे में नहीं पता होता है तो
देखो जैसे आपको कह दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपके पास 4 है इफ, और x y z जो है वो आपके नेचुरल नंबर है, तो कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं? मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की ऐसी x y z की कितनी वैल्यूज इस पैटर्न को जस्टिफाई कर सकेंगे? यही सवाल आपको यहां कह दे x y z जो है आपके होल नंबर से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन यही दे दी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे एक्स वाई जेड के? तो एक कॉम्बिनेशन, जैसे इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉरी भाई, सबसे छोटा नंबर लो, नेचुरल नंबर पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? एक से। सबसे छोटा ये लो, इसके बाद सबसे छोटा ये लो, और इसमें 2 ऐड कर दो, एक पेड़ तो ये बन गया, किसका बना? 1 1 और 2 का। इसको सबसे छोटा, अब इसको बढ़ा लो, ये 2, इसको क्या लोगे? 1 लोगे, ठीक है। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 2 ले सकता हूं, 1 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि 5 बन जाएगा। इसका मतलब अब सीरीज चेंज करनी होगी, क्या लेना पड़ेगा? यहां पर 2 लो, बड़ा करना पड़ेगा इससे। अब ये सबसे छोटा 1, ये 1, ये 2 ले लो, इसके बाद इसको 2 ले सकते हैं? नहीं, मतलब ही नहीं। इसको अगर मैं 3 ले लूं तो इनको मिनिमम 1 1 तो लो ही, ये 5 बन जाएगा, इसका मतलब ये सीरीज ही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कितने पेयर बने? 3 पेयर्स बने, ठीक। अब आइडिया था नहीं, यहां मान लो होल नंबर पूछता तो आपको पता है कि आप सबसे पहले 0 ले लो, फिर 1 ले लो, और फिर 3 ले लो, लिखा जा सकता है। 0 ले लो, इसको बढ़ा लो 2, और अगले वाले को 2 कर दिया, इसको 0 ले लिया, इसको आपने 3 लिखा, इसको 1 कर दिया, बन गए पेयर। अब आगे इसको 4 लोगे, इसको एक तो इसको ऐसा, सॉरी 0 ले लिया आपने, इसको आपने ले लिया 4, इसको फिर आपने 0 ले लिया, एक पेयर और बन गया, क्योंकि कंडीशन होल नंबर की है। नेचुरल नंबर में तो आप 0 ले नहीं सकते, होल नंबर में ले सकते हो। इंटीजर में ये सवाल नहीं बनेगा क्योंकि इंटीजर में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इस पैटर्न के, होल में बन जाएगा। अब आगे सोल्व करोगे और पेयरिंग क्या करनी है? अब 0 से 1 बढ़ा लिया आपने, 0 के बजाय 1 ले लिया, ये मिनिमम एक छोटी सी संभावना और बन जाएगी। यहां पर देखो, इसको आप क्या लो? 0, इसको भी 0 लो, और इसको आप ले लो 4, 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको 1 ले लिया है, इसको 0 ले लोगे, इसको क्या लेना पड़ेगा? फिर 3 लेना पड़ेगा। ये 1 है, इसको 1 एक बढ़ा लिया तो इसको कम करना पड़ेगा, ये 1 है, इसको फिर बढ़ाया तो इसको फिर कम करना पड़ेगा, इसको फिर आपने बढ़ाया तो इसको फिर कम करना पड़ेगा। इसको 1 ले लिया, इसको 4 ले लिया, आगे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब आप क्या करोगे? 1 के बजाय 2 पर आ जाओ, 2 लिया, इसको मिनिमम 0 तो इसको 2 रखना ही पड़ेगा क्योंकि 4 बनाना है। ये 2 है, इसको 1 बढ़ा लोगे तो अगली वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी आ जाएगी? 1। ये 2 है, इसको आप 3 तो ले ही नहीं पाओगे, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही हट गया। अगर मैं इसको 3 लेता हूं, एक और कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा हमारा यहाँ 3 से भी। अगर मैं ये 3 लेता हूं, इसको 0 लेता हूं, तो कंपलसरी ये 1 लेना पड़ेगा। ये 3 लिया, इसको 1 ले लिया, तो कंपलसरी है इसको क्या है? 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है भाई, 2, सॉरी एक कॉम्बिनेशन मिस कर दिया मैंने, ये 2 है, इसको 2 और इसको 0, ठीक। अब आगे आप आगे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि जैसे मैं 3 ले लूं, इसको 2 ले लूं तो नहीं बनेगा। एक कॉम्बिनेशन आखिरी यहां पर और पॉसिबल है कि इसको आप 4 ले लें, फिर इनको 0 0 ले लें, ठीक। उसके बाद 4 के साथ 1 या 2 कुछ भी ले लोगे, या इस पहले वाले की जगह 5 लोगे, संभावना खत्म हो गई। ये चेक करने का तरीका मैंने एक एग्जांपल बताया बस आपको रैंडम। क्या इतने बड़े सवाल आते हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं भाई। तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? 3 2 5 4 9 3 12 13 14 और 15, तो 15 पेयर बन गए। नंबर के अभाव में अगर आपको होल नंबर ही नहीं पता है तो फिर समस्या पैदा होगी, नेचुरल नंबर नहीं पता है तो भी समस्या पैदा होगी। तो एटलीस्ट नंबर का नॉलेज जाने, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो कायदे से पढ़ा देता हूं, फिर आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि भाई इनको अच्छे से कर लेना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये करना वो करना। बाद में जब फिर काम में आएगा तो मैं इंटीजर शब्द ही काम में लूंगा, होल नंबर ही काम में लूंगा, फिर तनाव नहीं लूंगा इस बात का कि होल नंबर क्या है या इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन तभी होगा जब चीजें आपके दिमाग में होंगी। मेरे बार बार रिपीट करने से दिमाग में नहीं जाएंगी, कि जहां कहीं भी आए कोई बच्चा ऐसा भी होगा कलाकार जो कहेगा सर हर बार ही रिपीट कर दिया करो इन बातों को, क्यों कर दे मैं हर बार रिपीट?
पढ़ना आपको ही है। आप याद करके आओगे तो पढ़ाने में मुझे भी आनंद आएगा और आपको पढ़ने में भी फील आएगा। वरना यहाँ नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे फिर? यहाँ पढ़ना नहीं है और डिमांड ये रहेगी कि मास्टर बाद में आगे चल के पढ़ा देगा। फिर वहां मास्टर ने बोला नहीं, अब दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो बेटर है कि कायदे से चलो, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। चीजें आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाई जाती है। कोई भी चैप्टर उठा लो, कभी भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मामला क्या हुआ, हमें तो समझ ही नहीं है। आपको एक सिंगल क्लास ऐसी नहीं दिखेगी। हाँ, अगर आपने पीछे की दो अलजेब्रा में ऐसा फील कई बच्चों को आया होगा, बीच में अगर 2-3 चैप्टर पार्ट सोचे कि रिलैक्स मोड में देख लेते हैं क्या है, आगे वाले नहीं आएंगे। क्यों? वो एकदम स्ट्रिक्टली अटैच हैं। ये वाले नहीं किए तो आगे वाले सोल्व होंगे ही नहीं। ऐसा ही ज्योमेट्री में भी हो सकता है। तो मेहनत करें इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये अपना बेसिक्स था नंबर्स के बारे में। उम्मीद है ये आपका कवर हो गया है और समझ आ गया होगा। मन लगा के मेहनत करें। एक मास्टर की तरफ से छोटा सा काम है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मास्टर ने रिक्वेस्ट पैरेलल में ये भी की थी कि कोर्स को शेयर भी करना है। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।